9 महीने बाद फुल एक्टिव हुए किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले के अंदर योगेश शर्मा को एपीओ कर बीकानेर तबादला कर दिया है। दूसरे ज्वाइंट डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है अपने विभाग के कामकाज को लेकर, और विभाग के अंदर जो गंदगी फैल चुकी है, जो अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर चुन चुन कर किरोड़ी लाल मीणा अब कार्रवाई करने के मूड में हैं। तो बड़ी रोचक बात है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनके जिले के अंदर शर्मा के ऊपर ये गाज गिरी है, तो इसको लेकर अब लोग चर्चा कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के कामकाज को लेकर भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन क्या अब कांग्रेस समझ चुकी है कि आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस का चेहरा सचिन पायलट ही होंगे? क्योंकि सचिन पायलट को कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जिस तरह से तवज्जो मिल रही है और जिस तरीके से सचिन पायलट को मंच पर जगह मिल रही है, उसको देखकर अब लग रहा है कि शायद अब कांग्रेस समझ चुकी है। सचिन पायलट ने गुजरात के अंदर कहा कि गुजरात से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, और सचिन पायलट को सुनने के लिए गुजरात में जिस तरीके से लोग बेताब थे, इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सचिन पायलट का क्रेज न सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य प्रदेशों के अंदर भी जबरदस्त है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन नरेश मीणा को विधायक बनाकर भेजना पड़ेगा, ये बात कही है कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने। एसडीएम अमित चौधरी पहले से ही भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये बात भी कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कही है। तो वहीं एसडीएम अमित चौधरी ने जिस तरीके से पटवारी से बातचीत की है और जिसमें जिस तरह से गाली गलौज किए हैं, वो गाली गलौज तो हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन उनसे ये अंदाजा लग सकता है कि किस तरीके से बदतमीज अधिकारी हैं एसडीएम अमित चौधरी। एसडीएम अमित चौधरी को एसटी आयोग ने भी दोषी माना है, लेकिन जब गाली गलौज दिए पटवारी को, तो कन्हैया लाल चौधरी जो मंत्री हैं, उनसे मीडिया ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि जाट जो पटवारी यहाँ पर थे बड़े बदतमीज हो चुके थे, जाट पटवारी बड़े बदतमीज हो चुके थे, ये बात कन्हैया लाल चौधरी ने कही है जो मंत्री हैं, और उनका मैंने यहाँ से तबादला करवा दिया है। और एसडीएम अमित चौधरी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एसडीएम अमित चौधरी क्या करेंगे, कामकाज करवाने के लिए दबाव तो देना पड़ता है, लेकिन मंत्री साहब दबाव देना लाजमी हो सकता है, लेकिन गाली गलौज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मंत्री साहब के हिसाब से ये कैसे सही हो सकता है पता नहीं, या तो मंत्री साहब को इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन भरत सिंह कुंदनपुर ने नरेश मीणा को लेकर जो भी कहा उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अचानक राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आखिर कैसे भड़क गई अपने ही सरकार के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर और नेताओं पर, इस पर भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासोटा। खबर की शुरुआत सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा को लेकर करते हैं, उसके पास सचिन पायलट, नरेश मीणा और वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी चर्चा करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा 9 महीने बाद फुल एक्टिव हो चुके हैं, अपने विभाग के कामकाज को इस तरीके से संभालने लगे हैं कि अब तो विभाग के अंदर जो भी गंदगी हुई है उसे साफ करके ही रहूंगा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले के अंदर जो योगेश शर्मा हैं, उन पर गाज गिरी है। सबसे पहले उन्हें एपीओ करके बीकानेर तबादला कर दिया है कि उनके कामकाज में गड़बड़ियां थी। उसके बाद दूसरे जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया है, और ये सस्पेंड और एपीओ करना और तबादला करना ये बता चुका है कि अब किरोड़ी लाल मीणा फुल एक्टिव होकर कामकाज करेंगे। बागवानी और कृषि विभाग के अंदर लोगों को किस तरीके से सहायता प्रदान की जा सके, इसको लेकर आज भी किरोड़ी लाल मीणा ने सचिवालय के अंदर अधिकारियों से बैठक ली, और प्रदेश के जो तमाम जिला कलेक्टर हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर जोड़कर आने वाले समय में जो हीट वेव है और जो लू का बढ़ता प्रकोप है, इससे राजस्थान को कैसे बचाया जा सकता है और किस तरीके से विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को एक्टिव रहना है, इसके दिशा निर्देश दिए हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा को लेकर ऐसा लग रहा है कि विभाग ये कामकाजों में जिस तरीके से वो रुचि ले रहे हैं, जिस तरीके से सचिवालय जाना शुरू कर दिया है और जिस तरीके से वो अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं, तो वो तो फुल एक्टिव हैं। शायद आगे से आदेश मिला होगा, शायद आगे से आश्वासन भी मिला होगा, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
और किरोड़ी लाल मीणा के बीच तालमेल को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या सीएम साहब और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच तालमेल ठीक है या नहीं है। ये जो कुछ भी हो, लेकिन अब कामकाज बाबा ने संभाल लिया है और अगर इस तरीके से वो कामकाज करेंगे तो जो भी गंदगी विभाग के अंदर फैली है और जो अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं उनको तो जरूर वो ठिकाने लगा ही देंगे, क्योंकि अपने विभाग के अंदर तो जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर गाज गिरने का काम किरोड़ी लाल मीणा का है। पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दों को लेकर वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन वो सरकार का काम है। लेकिन अपने विभाग के अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसको ठीक ठाक करने का काम और किसानों को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, इसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा कम से कम कुछ बदलाव तो जरूर करेंगे। अब इसके बाद सचिन पायलट को लेकर चर्चा करते हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के इस अधिवेशन के अंदर जमकर गरज रहे हैं और धीरे धीरे बीजेपी पर भी बरस रहे हैं। वो सरल और सहज भाषा में जिस तरीके से बीजेपी पर वार पलटवार करते हैं, उनको देखकर भी हर कोई उनकी भाषा का और उनका कायल बन चुका है। गुजरात के अंदर सचिन पायलट ने कहा कि यहां से तो हमारी रोटी बेटी का रिश्ता है, और गुजरात के अंदर सचिन पायलट को सुनने के लिए लोग बेताब थे। सचिन पायलट को सुनने के लिए हर जगह ही लोग बेताब रहते हैं, लेकिन सचिन पायलट ये नौजवान नेता जो राजस्थान में जिसके संग कारवा चलता है, लेकिन न सिर्फ राजस्थान बल्कि सचिन पायलट संग कारवा राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में भी चलता है। और सचिन पायलट को जिस तरीके से तवज्जो मिल रही है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सचिन पायलट से करवाई जाती है और मंच पर जगह मिलती है, ये बताता है कि कांग्रेस में सचिन पायलट का कौन सा स्थान है। कांग्रेस भी जानती है भली भांति कि सचिन पायलट का युवा नेताओं में सबसे पहले अगर कहें तो युवा नेताओं में सचिन पायलट का सबसे ज्यादा क्रेज है, और सचिन पायलट युवा नेताओं में क्रेज होने के साथ सचिन पायलट का क्रेज युवाओं में भी है। और जिस तरीके से अब सचिन पायलट को आगे किया जा रहा है, उसको देखकर और उसे सुनकर लोगों को ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस का चेहरा सचिन पायलट को बनाया जा सकता है। खैर, इससे परे अगर नरेश मीणा को लेकर बात करें तो नरेश मीणा को लेकर प्रहलाद गुंजल भी जो है वो अब सरकार के ऊपर हमलावर दिखे हैं कि मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा था कि एसडीएम अमित चौधरी इस मामले में दोषी है, प्रशासन इस मामले में दोषी है कि जब मतदान की पेटियां सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंच गई थी तो फिर गांव वालों को मारने की क्या जरूरत थी, आगजनी करने की क्या जरूरत थी, उनके वाहनों को फूंकने की क्या जरूरत थी, और गांव में बुजुर्गों को, बच्चों को और महिलाओं को मारपीट करने की आखिर क्या जरूरत थी। एसडीएम अमित चौधरी को एसटी आयोग ने इसमें दोषी पाया है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने नरेश मीणा को लेकर कहा है कि बड़ा संघर्षशील युवा है, उसकी क्या गलती थी, वो तो गांव वालों के हक में लड़ाई लड़ रहा था, उनके हक में संघर्ष कर रहा था कि उनका उपखंड बदल दिया जाएगा, इसलिए वो मतदान का बहिष्कार करके बैठे थे। लेकिन एसडीएम अमित चौधरी ने दो जो सरकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनका पति और एक अन्य का जो वोट डलवाया था, उसके बाद गुस्से में आकर नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन आने वाले समय में नरेश मीणा को विधायक चुनकर भेजना पड़ेगा, ये बात कांग्रेस के पूर्व विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने कही। लेकिन एसडीएम अमित चौधरी का एक ऑडियो वायरल है जिसमें वो एक पटवारी से बातचीत कर रहे हैं और जबरन कोई काम करवाना चाहते हैं। पटवारी कह रहे हैं कि बहुत सारा कामकाज है, प्रेशर है, वर्कलोड है, समय तो लगता है, तो भड़क जाते हैं एसडीएम साहब और उनके ऊपर गाली गलौज करने लग जाते हैं। फोन पे गाली गलौज करते हैं। अब फोन पे कोई अधिकारी किस तरीके से गाली गलौज सुनेगा, लेकिन पटवारी हैं और एसडीएम अमित चौधरी एरिया मजिस्ट्रेट हैं, सुनना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब ये बात जो है वो बाहर निकल कर आती है और मंत्री कन्हैया लाल चौधरी से सवाल जवाब मीडिया करती है, तो वो कहते हैं कि अधिकारियों को कर्मचारियों से काम कराने के लिए दबाव तो देना ही पड़ेगा। लेकिन मंत्री साहब, दबाव देना पड़ेगा, लेकिन गाली गलौज तो कोई किसी को नहीं निकाल सकता, और कोई क्यों सुनेगा गाली गलौज। लेकिन कन्हैया लाल चौधरी ने कहीं ना कहीं इस बातचीत में एसडीएम अमित चौधरी के लिए कहा है कि दबाव देना ठीक बात है, लेकिन दबाव के अलावा गाली गलौज देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जो जाट अधिकारी हैं वो बड़े बदतमीज हो चुके थे, यहाँ पर जो जाट पटवारी थे उनका मैंने दूसरी जगह पर तबादला करवा दिया। अब
गाली गलौज को मंत्री साहब या तो सुने नहीं है या सुन लिया तो हो सकता है कि उनकी भाषा में इस तरीके से ही दबाव दिया जाता होगा कामकाज करवाने के लिए, पता नहीं। लेकिन किसी भी अधिकारी के द्वारा इस तरीके से किसी कर्मचारी को गाली निकालना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इसके अलावा वसुंधरा राज सिंधिया पर चर्चा करते हैं। वसुंधरा राज सिंधिया अपनी ही सरकार पर क्यों भड़की, अपने अधिकारी और कर्मचारियों पर क्यों भड़की? वसुंधरा राज सिंधिया ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारी सरकार ने केंद्र से 42,000 करोड़ रुपए का बजट दिया और इस बजट के अंदर झालावाड़ में क्यों नहीं जो है वो पेयजल की व्यवस्था और इसमें ये पैसा खर्च हुआ। हमारे झालावाड़ के हिस्से का पैसा कहां है? झालावाड़ के हिस्से का पैसा कहां है? इसलिए राजस्थान की जनता प्यासी है, इसलिए राजस्थान की जनता प्यासी है क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से बजट आता है लेकिन वो बजट सिर्फ पन्नों के अंदर रह जाता है। बड़े गंभीर आरोप राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया ने अपनी सरकार में, अपनी सरकार हो या फिर अधिकारी हो, उनके ऊपर लगाए हैं और जबरदस्त भड़की और कहा है कि पाई पाई का हिसाब मुझे चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए नेता, ऐसा ही होना चाहिए कि सरकार किसी की भी हो लेकिन अधिकारी अगर खाना पूर्ति सिर्फ पन्नों में करके रह जाए तो उनसे पाई पाई का हिसाब लेना भी वाजिब है। अब अगर राजस्थान डायरी के अंदर राजस्थान के युवाओं की बात करें तो इसमें मेरे जहन में एक सवाल बार बार कौंध रहा था। एसओजी जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से ऑपरेशन तर्पण के तहत इंदिरा को जोधपुर से और उनके पति नरपत को गोवा की एक वाइन शॉप से जो है वो हिरासत में लिया और उसके बाद एसओजी को सौंप दिया। एसओजी 6 दिन की रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर आप हरकू की जगह कैसे डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम दी है। अब इसमें एक थ्योरी जो सबसे पहले सामने आई उसमें यह था कि हरकू से इंदिरा की मुलाकात लाइब्रेरी के अंदर होती है और उसके बाद 15 लाख रुपए में सौदा डन होता है। लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है तो किसी गिरोह के संपर्क में इंदिरा का पति नरपत सिंह है, वो संपर्क में आता है, उसे लालच दिया जाता है कि आपकी पत्नी अगर पढ़ने में होशियार है और किसी की जगह अगर डमी बनकर बैठ जाएगी तो 2-4 घंटे के अंदर आपको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो क्या बुरा है। अब देखिए लोभ लालच है, इसमें हर कोई फंस जाता है। बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता भी इस लोभ लालच में फंस जाते हैं, हमने आमतौर पर देखा है। और ये बच्चे थे, पूरी तरह इनके मानसिक स्तर का जो है वो विकास भी शायद नहीं हुआ होगा। और इसी तरीके से इंदिरा के पति जो हैं वो किस तरीके से इस गिरोह के संपर्क में आते हैं, उनकी बातों में फंस जाते हैं। वो इंदिरा से जाकर कहते हैं, अब पति की बात इंदिरा मान लेती है और 13 को खुद का पेपर होता है, 15 तारीख को जब हरकू का पेपर होता है तो उसकी जगह वो डम्मी बनकर बैठ जाती है। कहा ऐसा जा रहा है कि जो इंदिरा है उसने जो 15 लाख रुपए में सौदा डन हुआ था उसमें भी 1.5 लाख रुपए जो है वो हरकू से लिए थे। हरकू 12 महीने पहले ही एसओजी की रडार पर आ चुकी थी। फिलहाल इनको भी जो है वो एसओजी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन कोई भी बचपन से गुनहगार होता नहीं है। आरोप बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारियों के और बड़े बड़े नेताओं के भी लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम बड़े बड़े जो पेपर लीक माफिया हैं, इनके बड़े बड़े जो गिरोह हैं, इनका कमर तोड़ने का काम करेंगे। अब ये बच्चे अगर चाहकर भी डम्मी बैठना चाहते, चाहकर भी ये ब्लूटूथ लगाकर नकल करना चाहते, चाहकर भी ये पेपर खरीदना चाहते, लेकिन अगर सरकारी तंत्र पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाता, जहां पर पेपर रखे होते हैं उस रूम के बाहर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं, तो पेपर बाहर कैसे निकला? तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर है। इसमें बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा कि वो निर्दोष हैं, लेकिन जिस तरीके से झांसे में फंसाया जाता है, आज जो बच्चे गांव देहात से निकलकर शहरों में आकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको भी मैं अपने ये राजस्थान डायरी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि डेडिकेट होके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। चाहे आप दिन भर में 1-2 घंटे ही पढ़ाई करें, लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ करें। और इस तरीके से जो झांसा देने वाले लोग हैं, आपको कोचिंग में भी मिल सकते हैं, आपको कोचिंग के बाहर भी मिल सकते हैं, आपको लाइब्रेरी में भी मिल सकते हैं, आपको नहीं तो आपके परिवार के किसी सदस्य को मिल सकते हैं जो आपसे ये कह सकते हैं कि आपको इस तरीके से नौकरी लगवा देंगे। इनके झांसे से बचने की कोशिश करें। अब सरकार के अंदर पारदर्शिता तो आप ला नहीं सकते, पेपर पारदर्शिता से करवाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो काम सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। लेकिन आप लोग इस तरह के झांसाबाजों से दूर रहें, इस तरीके से दलालों के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि जब
आप झांसे में आ जाते हैं और उसके बाद आप पुलिस के रडार पर चढ़ते हैं तो आपको पछतावा जरूर होता है। जैसे अब से पहले चाहे वो मोनिका जाट हो, चाहे उनसे पहले जितने भी बच्चे पकड़ में आए वो हो, चाहे फिलहाल जो इंदिरा और उनका पति नरपत आए हैं, शायद वो भी एसओजी के अंदर बैठे बैठे यही सोच रहे होंगे कि काश हम झांसे में नहीं आते, ये गलती नहीं करते। क्योंकि जो बच्ची इंदिरा पढ़ने में इतनी होशियार है कि वो दूसरे की जगह डमी बैठकर और दूसरे को सब इंस्पेक्टर बना सकती है, तो शायद वो खुद भी बन सकती थी। खैर वो बात अलग है कि उसका पेपर पास नहीं हुआ, वो दूसरी की जगह डमी बैठी, वो पेपर पास होकर वो नौकरी लग गई। लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है कि उसने 2 बार आरएस भी क्लियर किया है, तो वो बच्ची पढ़ लिख कर एक अच्छी अधिकारी बन सकती थी। लेकिन ये जो गिरोह हैं, ये गिरोह कोचिंगों के आसपास या फिर गाँव के लोगों को इस तरीके से झांसे में लेने का काम करते हैं। थोड़ा इनसे सतर्क रहें, बचने का काम करें और अपनी पढ़ाई जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ करें। क्योंकि गांव देहात से घर वाले किस तरीके से पैसे जुटाकर आप लोगों के लिए भेजते हैं और बच्चे भी कितनी मुश्किल से जो है वो 4x4 के कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनका दर्द, उनकी मुश्किलें वही बेहतर समझ सकते हैं। तो इसलिए ऐसे जो भी झांसेबाज हैं उनसे दूरी बनाकर रखें और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस करें। अब सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि पारदर्शिता के साथ आगे की भर्तियां होंगी, तो सरकार अपना काम करेगी, आप अपना काम करें, लेकिन किसी के झांसे में कतई नहीं आए। महेंद्र मासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।